तो आज वो 70,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। 2004 और 2014 के बीच 2014 आय बढ़ी है जैसा आप दावा कर रहे हैं या कांग्रेस दावा, लेकिन जो घोषणाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो जमीन तक नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए ऐसा ना कि 125 करोड़ों के देश में निश्चित रूप से योजनाएं, और राजीव गांधी जी के बारे में मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा। राजीव गांधी जी ने एक बार संसद में स्वीकार किया था कि 15 पैसे विकास के। नहीं, राजीव गांधी ने संसद में स्वीकार नहीं किया था। राजीव गांधी ने 1987 के रैली में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अपने राजीव जी का जिक्र किया तो मैं उसी जिक्र में आपको आगे बढ़ाते बात कर रहा हूं कि 1987 में हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस चुनावी सभा में डूंगरपुर में राजीव गांधी ने घोषणा की कि देखिए घोषणा के साथ थी उनकी ₹1 जो है सार्थक घोषणा थी। लेकिन राजीव गांधी के बाद, मेरा सवाल है आपसे, राजीव गांधी की बात की, राजीव गांधी के बाद ये बाय फेस 8वें प्रधानमंत्री हैं और बाय पोस्ट देखें टर्म वाइज 9वें प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो घोषणाएं 50 पैसे, 60 पैसे, 40 पैसे तक नहीं पहुंच पाई। उसका क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा राकेश जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक बात कह दूं आपको। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई दुराई नहीं है, और करप्शन से प्रत्येक भारतीय पीड़ित है। और उसमें कांग्रेस पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पीड़ित है इस बात को लेकर के। कारण यह है कि करप्शन निश्चित रूप से घुन की तरह से हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को खा रहा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि करप्शन पे मिल बैठ करके कुछ 10 साल में आपने करप्शन कितना कम किया? देखिए, निश्चित रूप से करप्शन के मामले में जिस तरह से लोकपाल बिल आया है उससे निश्चित रूप से करप्शन कम होगा। और जो हम 6 बिल लाना चाहते थे, जो कि हमारे मैं अभी की बात जी 6 बिल हम जो लाना चाहते थे राकेश जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लाने पड़ेंगे, और बिल लाकर के आप कानून बनाते हैं, उन कानूनों पर देश चलता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में चलने देगी भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी वजह से दिक्कत यह हुई कि हम 6 बिल, जो विशेष रूप से उन 6 बिलों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उन बिल से निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ होता। आपने जिक्र किया कि भाजपा ने संसद नहीं चलने दी करप्शन के बिल को लेकर के। राव नरेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ हैं, और इनका यह कहना है कांग्रेस के राजीव जी का कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी और उसमें उन्होंने रोड़ा अटकाया। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है राजीव जी, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमने हर जगह आपका साथ दिया, और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम भ्रष्टाचार में आपका साथ ना दें। हमने हमेशा भ्रष्टाचार को रोकने में, भ्रष्टाचार राव साहब भ्रष्टाचार के रोकथाम में, नियंत्रण में, सॉरी जी हाँ, भ्रष्टाचार को रोकने में जी, जब भी हमारी तरफ से कांग्रेस ने प्रस्ताव रखे कि ये कोई अच्छा, इनका जो प्रस्ताव अच्छा आया, तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने माना है उस बात को कि ठीक है, लागू कीजिए। कौन सा आप बताइए, कोई अगर राजीव जी को मालूम है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। कहां हमने रोड़ा अटकाया? राव साहब, देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट चलेगी तो कानून बनेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो निश्चित रूप से लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। लेकिन पार्लियामेंट नहीं चलेगी, अगर विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएगा पार्लियामेंट को चलाने के लिए, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये इनका कहना है राव साहब कि बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी, इसके कारण कानून नहीं बन पाया। इसकी वजह से भ्रष्टाचार को जो 10 साल में नहीं रोक पाए थे, अगले 2-3 महीने में रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं रोक पाए। नहीं, राजीव जी, ये मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। ज्यादातर आपके सहयोगी दलों ने ही आपका साथ नहीं दिया। ऐसा एक बार नहीं, पर सो मेनी टाइम्स मैं पार्लियामेंट में जब भी अपने रूम में रहता था, तो मैं ये देखता था, कभी जब भी ऐसा आए मुद्दे, तो आपके सहयोगी ही उसका विरोध करते थे, हम नहीं करते थे। आपके सहयोगियों ने आपका ही विरोध किया। आपके घर इस पर उदाहरण पे दीजिए।
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है साथ नहीं दिया, बीजेपी कह रहे हैं उनके सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। एक आप स्पेक्टेटर के नाते, एक एनालिस्ट के नाते, और आपने एक गेम चेंजर किताब लिखा है लेखक के नाते, आपको क्या लगता है इस बार का गेम चेंज होगा या फिर गेम यथावत रहेगा, तीसरा मोर्चा और कांग्रेस? आपने बहुत चीज पूछ दिया एक साथ जी। पहले मैं राजीव जी की बात पर आता हूं, क्योंकि मैं इनकी बात को डायरेक्ट नहीं अटैक करना चाहूंगा। मैं अपनी बात एज एनालिस्ट रखना चाहूंगा कि आप बताइए कि 1950 में इंडिया रिपब्लिक बना, 2014 यानी 64 साल में 14-15 साल बाकी पार्टी का राज रहा। कभी इमरजेंसी के बाद जो सरकार आई जनता पार्टी की, उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आई, और फिर 96 से जो दूसरे पार्टियों की सरकार रही। अब आप ये बताइए कि 14 साल हटा दीजिए तो मैक्सिमम कांग्रेस का रहा। तो कांग्रेस खास करके इस बार जब 10 साल शासन में है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को आना चाहिए था अपने एक ब्लूप्रिंट के साथ कि ये हमने प्रॉमिस किया था 2004 में, ये हमने 2009 में प्रॉमिस किया था, इतना डेफिसिट रहा कार्य का, इसको भी करेंगे और आगे ये करेंगे। आप नया प्रॉमिस करेंगे तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जिक्र रहता है। और वहीं बीजेपी की जब आप बात करते हैं, आपने जैसे बताया घोषणा पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको हम लोग ठीक से स्टडी नहीं कर पाते, इमोशंस में आके जनता वोट करती है। जैसे मैं वीपी सिंह का याद दिलाऊं, वीपी सिंह के घोषणा पत्र में मंडल कमीशन था, लेकिन जब मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया गया तो वही पार्टियां जो समर्थन कर रही थी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो यही कारण है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मंदिर नहीं रहा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहा हो, ये सब उनके कोर इश्यूज हैं। लेकिन उन्होंने सत्ता के लिए, लेकिन नहीं रखा। लेकिन जब वो एनडीए के, मैं बता रहा हूं, आप भी राकेश जी हमारे साथ थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको पता है कि जब एनडीए कोलिशन बनी तो इन्होंने अपने इन इश्यूज को बाहर रखा। और पिछली बार के बाद पिछली बार सत्ता के लिए ही, और जब पिछली बार आए तो एज ए कोलिशन पार्टनर जब आप कोलिशन जाएंगे तो आपने अपने एजेंडे को नहीं रखा। इस बार बीजेपी अपने एजेंडा पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का अपना एजेंडा है उनका शुरू से। बीजेपी का एजेंडा बताएंगे आप मुझे, क्या एजेंडा? नहीं, बीजेपी का एजेंडा तो आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। बीजेपी के एजेंडे की बात जी, मैं बता रहा हूं, उनका एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 370 है। कौन से पन्ने पे उनके? देखिए उसमें यूसुफ जी आप बताइए, ये जो घोषणा पत्रों की जो सवाल है, नहीं ठीक है। देखिए मैं जनसंघ से बात शुरू करता हूं इसमें। सन 51 में जनसंघ का गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, और उन्होंने कहा कि कश्मीर का पूर्ण विलय और गौ हत्या की पाबंदी पूरे देश में, ये उनके दो मुद्दे थे। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जब जनता पार्टी से बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी आई, उसने 3 मुद्दे उठाए: कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 370 और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आज भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 80 के बाद से जब वो 6 साल गवर्नमेंट रही और उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं वादे पूरे किए? क्यों नहीं उन तीनों वादों के प्रति उन्होंने गंभीरता दिखाई? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक मुद्दा भावना और राजेश जी आपने जो लाभ लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आपका था इशू गेम चेंजर, मैं इनको चाहता था ये लाभ लेने के लिए है, और वो लाभ लेकर के भगवान राम को भी भूल सकती है, आम आदमी को भी भूल सकती है। इसके अलावा वो जिससे भी लाभ लेकर के अवसरवादी राजनीति के सबसे बड़ी प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है। राव नरेंद्र सिंह जी, राजीव जी का कहना है कांग्रेस के कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति करती है, ये सारे जनता को मूर्ख बनाती है, भावनाओं पे शोषण करती है। जितने उन्होंने वादे किए एक भी पूरे नहीं किए, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, मंदिर की बात हो या अन्य जो भी मुद्दे हो। आपका क्या कहना है? राजीव जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमने कौन से वादे पूरे नहीं किए। हमारे टाइम में जो भी हमने एनडीए जब हमारी सरकार थी, राम मंदिर के निर्माण पे, आर्टिकल 370 पर, कॉमन सिविल कोड पे क्या कहना है आपका? मेरा उस पे बोलना अभी ये है कि ये तो उसके लिए मुझे नहीं बोला गया कि मैं इस पे बोलूं राम मंदिर का। लेकिन राम मंदिर ये होना राकेश जी कि जब आपने यूज करना चाहा भगवान राम को यूज किया, और उसके बाद यूज करने के बाद जब आपने थ्रो कर दिया। भगवान राम को कौन यूज नहीं, हर घर में राम है। नहीं, हर घर में राम है, तो आपने कहा था सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, और आपके नारा पूरा ये था कि सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, पर टाइम नहीं बताया कि जनता को ऐसी बेवकूफ बनाएंगे।
राकेश जी, हाँ, नहीं, हमने कभी बेवकूफ नहीं बनाया। हमने वो ऐसा मुद्दा नहीं, हमने सिर्फ देश के 6 साल को विकास कर दिया, जिसमें आप क्या विकास हुआ, विकास के बारे में अभी संध्या मैं बताता हूं। आप गोल्डन कॉरिडोर ले लीजिए। एक मिनट राजीव जी, हमारे टाइम में जो विकास हुआ है वो भविष्य में उसी, ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, हमारे टाइम में गोल्डन कॉरिडोर की वजह से आज इस देश में आप कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, दूसरा टेलीकॉम की, टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन थी। 32 रुपए में टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन थी। टेलीकॉम राजीव गांधी जी की देन थी। टेलीकॉम हमारी पार्टी की देन थी। नहीं, राजीव गांधी जी की देन थी। टेलीकॉम आईटी कंप्यूटर राजीव गांधी जी की देन थी। रुको, कंप्यूटर राजीव गांधी जी की देन थी, लेकिन टेलीकॉम का रिलेशन नहीं, बिल्कुल नहीं जो आया, बात को जितना भी हो, एसटीडी राजीव गांधी जी खुले थे। राजीव जी अभी वक्त हो ब्रेक का। राजीव जी 3 लाख किलो। राव साहब अभी वक्त हो छोड़े थे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। कैसे बने मोदी सरकार, देखिए न्यूज लाइव रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो एक शिकंजा होना चाहिए पूरे प्रशासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर, वो शायद कम रहा। ये आपकी चीज कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गई, आपकी क्वालिटीज जो है? मैंने एक तानाशाह मुख्यमंत्री देखी थी, और तानाशाह मुख्यमंत्री के बाद एक सरकार बनी जो लोकतांत्रिक है, जो जनता का दरबार लगाती है। एजेंडे पर राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं, क्योंकि नए 10 करोड़ वोटर्स यूथ थे इस बार जो है लेकर। देखिए, युवा और नौजवानों के लिए काम सरकार ने बहुत किए हैं। विद्याधन अगर दिया है तो उन बेटियों को दिया, उन लड़कियों को, उन छात्राओं को जो आगे की पढ़ाई करेंगी। देखिए खास बात, यूपी के सीएम अखिलेश यादव के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वादे जो किया कांग्रेस ने या बीजेपी ने। आप संध्या जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर की बात की, वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हमने बहुत काम किए, क्वाड्रिलेटरल रोड बनाया और ये किया। आप हरियाणा जनहित कांग्रेस की लीडर हैं, और वो जो भी कुलदीप जी ने जो पार्टी बनाई है, तो उसमें आपने सभी पार्टियों को देखा है। आपको क्या लगता है जो वादे लोग करते हैं, जो भी पार्टियां, उसको पूरा करने में कहाँ कठिनाइयां आती हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करूंगी कि बिल्कुल वादे जो हैं वो सच में वादे ही होते हैं, वो निभाने के लिए नहीं होते। कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अच्छा। और मैं कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो जो घोषणा पत्र जो पार्टी लाती है उसको सबको मॉनिटर करें, उन सब पर आप ये चर्चा भी करें, और साथ में ध्यान रखें कि क्या उन्होंने जो वायदे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिस किया है और गाइडलाइन दी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी मेरी पार्टी तो जो है उसे सत्ता करने का अभी अवसर नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ संघर्ष किया है। कुलदीप जी ने ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ी है, और वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, कौन सी ऐसी पार्टी है हमारे भारत में जो ये लिखती है कि हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे? कांग्रेस सब कहते हैं हम करेंगे। लेकिन मैं राजीव जी से पूछना चाहती हूँ, ये राजीव जी से इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि विपक्ष ने हमें काम नहीं करने दिया, बीजेपी ने हमें काम नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप महिला आरक्षण विधेयक कब लाए?
कब लाए? जब आखिर में बिल्कुल सांस जाने को होते हैं इंसान के, उस समय अगर आप उसे पता नहीं क्या क्या लोकपाल भी तभी आया, सब कुछ ये तब लाए सारे बिल जी। हमारे 6 रह गए, हमारे 5 रह गए, और जिस पर इनको लाना था वो अध्यादेश करके ये मिनट में लाते हैं। अगर इन्होंने क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाया तो इनको किसी से पूछना नहीं पड़ा। कम्युनल बिल, कम्युनल जी, किसी भी वे में कम्युनल भी और क्रिमिनल भी, वो भी लाए जी। जब निर्भया केस हुआ तो इन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि जी हम तो ये वाला अमेंडमेंट रातों रात ला रहे हैं, वो भी आधी रात को ला रहे हैं। जब आप आधी रात को अध्यादेश ला सकते हैं तो अब आधी रात को राज्यपाल बदल सकते हैं।